हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। होपिंग दैट आप सब बहुत 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 बढ़िया हैं। लेट मी टेल यू, आई एम परफेक्टली फाइन एज वेल। सो वो दिन आ ही गया है जब हम इतने समय से जिस दिन के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जी हाँ, यू आर ऑलमोस्ट स्टैंडिंग फॉर योर एग्जाम नाउ। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आई नो एंजाइटी लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा अभी बढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा इस तरीके के डाउट्स आ रहे हैं कि मैम क्या हमें एग्जाम में प्रोविजंस रिकॉल होंगे। सी, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू कन्वे इज प्लीज कीप फेथ इन योरसेल्फ। आपने बहुत मेहनत करी है और बहुत समय से हमने साथ में इतने सारे राइटिंग सेशंस लिए थे, बहुत सारे आवर्स हमने सब्जेक्ट को दिए, हमने जितना पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अब ये वो लास्ट मोमेंट है जब मैं आ गई हूं आपके सामने टू ब्रिंग टू इंपॉर्टेंट एरियाज। नाउ यू ऑलरेडी नो बेटा कि अब आप अपने एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो ये जो सेशन में मैं बात करने वाली हूँ, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बट समझो एग्जाम से इमीडिएटली पहले आप ये देख रहे हो, दिस सेशन विल नॉट बी मोर देन हाफ एन आवर और लेट्स से 40-45 मिनट्स। इस पर्टिकुलर सेशन का मोटिव पर्पस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा समय मैं आपका लूंगी नहीं, बिकॉज आई हैव सो मेनी डीएम स्टूडेंट्स आस्किंग मी, मैम कभी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लेना है, कभी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चैप्टर बाय चैप्टर तो आपने हमें बता दिया था, तो इन द लास्ट मूवमेंट I am just giving you the snapshot of 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का चैप्टर बाय चैप्टर इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, व्हाट विल बी दी डिफरेंशिएशन नॉर्मल प्रोविजंस में एंड डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, पूरी डिटेल में बात करेंगे। नाउ डिटेल में एज इन अ क्विक रिकैप ऑफ 115 BAC एंड ऑल्सो वी नो फॉर सितंबर 2025 स्टूडेंट्स आपके जीएसटी में अमेंडमेंट्स थे, तो लास्ट मोमेंट पे मैं आपको ये अमेंडमेंट्स रिकॉल करवाऊंगी सो दैट फ्रेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर एग्जाम्स आपके सामने सारे अमेंडमेंट्स क्लियर होने चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सबसे पहला पार्ट। And this particular part is basically the default tax regime 115 BAC। अब 115 BAC से बच्चे डरते बहुत ज्यादा है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसको डील कैसे करना है। देखो, there are few pointers that you always have to keep in mind। स्कीम का नाम क्या है, दैट मीन्स द रिजीम का नाम क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। म्हणजे जब तक कुछ नहीं बोला जा रहा है, बाय डिफॉल्ट आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ही टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बट द पॉइंट इज एग्जाम में आपको बहुत क्लियरली मेंशन होगा वेदर यू हैव टू गो फॉर 115 BAC और यू आर ऑप्टिंग टू शिफ्ट आउट फ्रॉम 115 BAC, राइट। तो पहली ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये स्कीम किसके लिए है, दिस इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे कि हमने देखा है वो लोग जो शिफ्ट आउट कर रहे हैं फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, दैट मींस अदर देन दोज हु एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट दिस रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6। नाउ व्हाट इज दिस, वो लोग जो 115 BAC से शिफ्ट आउट कर रहे हैं, शिफ्ट आउट कर रहे हैं म्हणजे वो नॉर्मल रिजीम में जाएंगे। अच्छा, वो नॉर्मल रिजीम में जाएंगे तो वो 115 BAC में कवर्ड नहीं होंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस जो 115 BAC में टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनकी जो टोटल इनकम है उस पे हम 115 BAC के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बट ये चीज ध्यान रहे कि कुछ इनकम होती है जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, जैसे कि आपका सेक्शन 111A हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 115BB, 115BBJ एक्सेट्रा। देयर आर सर्टेन एरियाज जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होते हैं, तो उनको छोड़ दो। उनके अलावा जो भी आपकी इनकम बच रही है, ठीक है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द इनकम विच आर चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट, जो इनकम बच रही है उस पे हम 115 BAC लगाएंगे ना। 115 BAC लगाना बहुत सिंपल है। देखो, 3 लाख तक देयर वुड बी एब्सोल्युटली नो टैक्स। फिर 3 लाख से 7 लाख, दैट मीन्स 3 लाख रुपए से ऊपर 7 लाख रुपए तक 5%, 7 लाख से ऊपर 10 लाख तक इट इज 10%, 10 लाख से ऊपर 12 लाख तक इट इज 15%, 12 लाख से ऊपर 15 लाख तक इट इज 20% एंड 15 लाख से ऊपर सीधा इट इज 30%। तो ये तो बहुत बेसिक एरिया जा रहा है, ठीक है। हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, देखो नॉर्मल रिजीम में, ठीक है, नॉर्मल रिजीम में और 115 BAC में जो सरचार्ज का डिफरेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। नॉर्मल रिजीम में बात करते हैं तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है बट 1 करोड़ के अंदर अंदर है तो सरचार्ज रेट है 10%, 1 करोड़ के ऊपर है 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज रेट इज 15%, 2 करोड़ के ऊपर है 5 करोड़ के अंदर अंदर है सरचार्ज रेट इज 25% और 5 करोड़ के ऊपर इट इज 37%। बट
द सेम केस इज नॉट देयर विद 115 बीएसी, क्योंकि 115 बीएसी में जो हाईएस्ट स्लैब रेट है सरचार्ज का नॉर्मल रिजीम में वो 115 बीएसी में एप्लीकेबल नहीं होता। दैट मींस 115 बीएसी में या तो 10% या तो 15% या तो 25% टैक्स लगता है डिपेंडिंग ऑन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। इस केस में सरचार्ज 37% जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, भले आपकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर चला जाए, क्योंकि ये 37% वाला स्लैब जो है हमारे 115 बीएसी के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% की रेट से क्या होने वाला है, लगने वाला है। वो तो हमेशा लगेगा, नॉर्मल में भी लगेगा, 115 बीएससी में भी लगेगा ना। 115 बीएससी को क्लेम करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन बच्चों को लगता है, अरे मैम सैलरी में कौन सी चीज 115 बीएससी में अलाउड नहीं है, कौन सी अलाउड है, हाउस प्रॉपर्टी का क्या इंपैक्ट आने वाला है 115 बीएससी में। तो इसका एक क्विक रिव्यू हम लेने वाले हैं। चलो आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। कुछ कंडीशंस हैं बेटा, अगर आप 115 बीएससी ले रहे हो सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस। नाउ ये कंडीशंस मैं आपके सामने हेड वाइज रखती हूँ, ठीक है। सो पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। चलो, अगर सैलरी चैप्टर की बात करें, क्या बोला मैंने, अगर हम सैलरी चैप्टर की बात करें, सो देयर आर फ्यू पॉइंटर्स। आपको याद है हमने अलाउंसेस पढ़े थे, राइट। अलाउंसेस के अंदर हमने क्या देखा था, अलाउंसेस के अंदर वी हैव सीन सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1, जो हमारा रूल 2BB था। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो रूल से तो मैं बता देती हूँ, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 14, मैं एस लिख रही हूँ, दैट मीन सैलरी का पॉइंट है ये। 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 के अंदर आपके कुछ स्पेशल अलाउंस थे, ठीक है, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको दिए जाते हैं। जैसे हो गया ट्रैवलिंग, हो गया डेली, हो गया कन्वेंस, हो गया हेल्पर, हो गया अकेडमिक, हो गया यूनिफॉर्म अलाउंस, हो गया। एंड क्लॉज 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 2 के अंदर यू हैव अ लिस्ट ऑफ अलाउंसेस, ठीक है, जैसे कि आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, देन अंडरग्राउंड अलाउंस, ठीक है, देन आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया, वो पूरी लिस्ट थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज आपको देखनी है वो ये है कि 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के अलाउंसेस आपको 115 बीएससी में नहीं अलाउ किए जाएंगे। दैट मीन्स 10 क्लॉज 14 के जितने भी अलाउंस थे, क्लॉज 1 के कह दो, ऑफिशियल वाले कह लो या पर्सनल वाले कह लो, आपको 115 बीएससी में नहीं मिलेंगे। एक्सेप्ट म्हणजे ये कुछ हैं जो मिल जाएंगे, और ये जो एक्सेप्ट है ये आपको ओल्ड में, देखो ओल्ड में तो सारे ही आपको अलाउंसेस अलाउ किए जा रहे हैं, बट न्यू में आपको देयर आर ओनली 4। वन इज योर ट्रैवलिंग, ठीक है, देन योर डेली, ठीक है, देन योर कन्वेंस, ठीक है, दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम योर सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 ऑफिशियल वाला। देन आपका पर्सनल वाला था ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड असेसीज को दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड फ्रॉम ऑफिस टू होम, राइट। तो ये जो 4 हैं ये आपको 115 बीएसी में अलाउ कर दिए जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा था आपका हाउस रेंट अलाउंस, तो इसका एग्जेम्पशन आपको 115 बीएसी में नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमने 10 क्लॉज 7 भी देखा था, जब भी इंडियन गवर्नमेंट किसी इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाहर सर्विसेज रेंडर करने के लिए अलाउंसेस पर्कसेट्स वगैरह देती है, सो दैट इज बेसिकली एग्जेम्प्ट। तो ये ध्यान रहे ये बोथ में एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये यहां क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि स्पेसिफिकली यहां पे वो लिस्ट है जो 115 बीएससी में आपको नहीं दिए जा रहे हैं। तो बोथ रीजीम अलाउ, ठीक है, सर्टेन एग्जेम्पशंस। तो ये वाले एग्जेम्पशंस जो हैं 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 आपको अवेलेबल नहीं होंगे, बट ये 4 अवेलेबल हो जाएंगे। तो सैलरी के अंदर अलाउंस वाले एरिया से हमने ये देखा था। देन हमारा परक्विसिट वाला एरिया भी था। परक्विसिट वाले एरिया में सबसे पहले था आपका लीव ट्रैवल कंसेशन। सो लीव ट्रैवल कंसेशन बेटा ध्यान रखना, लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जेम्पशन आपको 115 बीएससी में अवेलेबल नहीं होते, और साथ ही साथ आपका फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज पे पर मील जो 50 रुपीज का आपको एग्जेम्पशन दिया जाता था, वो आपको 115 बीएससी में अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। तो मैं फटाफट सैलरी के सारे चेंजेस जो आपको, देखो ओल्ड में तो सब अलाउड है, बट 115 बीएससी की बात करें तो एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 10 क्लॉज 14 के अंदर मिलने वाले एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे, सिर्फ 4 एग्जेम्पशन है जो मिल जाएंगे, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट वाले, ठीक है। उसके बाद आपका वी हैव परक्विसिट वाला एरिया जहां पे लीव ट्रैवल कंसेशन एंड फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज पे 50 पर मील का जो एग्जेम्पशन मिलता था 115 बीएससी में
नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका सैलरी का एरिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी हाउस प्रॉपर्टी। तो ये एक पॉइंट है हाउस प्रॉपर्टी का। सबसे पहले अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम इंटरेस्ट की बात करें तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी है, डीएलओपी है, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको बिना किसी लिमिट के दिया जाता है। बट अगर प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो नॉर्मल रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। बट अगर आप 115 बीएसी ले रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दैट इज नॉट अलाउड। तो हाउस प्रॉपर्टी का एक ही पॉइंट था। ठीक है, नाउ आ जाते हैं पीजीबीपी पे। नाउ पीजीबीपी पे आ जाते हैं। तो पीजीबीपी पे यहां से बात करना चालू करते हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबसे पहला एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ये आपको अलाउड नहीं किए जाएगा। दैट मींस भले आपकी प्लांट एंड मशीनरी होगी, एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी होगी, फिर भी आपको यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। देन आपको याद हो सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला, इन हाउस वाला नहीं, आपने आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रीब्यूट करा है, जहां पर आपकी कौन कौन सी एरियाज थे। सबसे पहले था आपका कोई भी नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, दैट इज सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। देन क्लॉज 2A किसी इंडियन कंपनी को दिया जिसका होल एंड सोल पर्पस जो था वो साइंटिफिक रिसर्च का था। देन कोई नोटिफाइड एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी जो कि इंगेज्ड है सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च में, या कोई आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, ठीक है, उसको आपने कंट्रीब्यूट करा है। बेसिकली सेक्शन 35 इज गिविंग द डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो अगर आपका खर्चा इन हाउस है, इन हाउस मांझे दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर ओन बिजनेस, तो ओल्ड में भी मिलेगा और न्यू में भी मिलेगा। अगर हम बात करें 115 BAC की, तो वहां पर बेटा आपको जो इन हाउस रिसर्च का खर्चा है, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, वो अलाउड हो जाएगा। बट आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे किसी कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को, नेशनल लेबोरेटरीज को, जो भी आउटसाइड आप कंट्रीब्यूशन करेंगे उस पर आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, राइट। एंड देन वी हैव हमारा सेक्शन 35 AD, जिस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको मिलता था, वो आपको 115 BAC में नहीं मिलेगा। दैट मींस इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, जो हमारे वहां पर स्पेसिफाइड बिजनेस थे उनके लिए किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आपको डिडक्शन 115 BAC में नहीं मिलेगा। तो दिस वाज बेसिकली रिलेटेड टू योर पीजीबीपी। नाउ कैपिटल गेन में वी डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, पीजीबीपी में एक आपका ये पॉइंट भी आ जाएगा, टैक्स हॉलीडेज फॉर यूनिट स्टैब्लिश्ड इन सेस। दैट मींस डिडक्शन वाले चैप्टर में हमने इसको कवर करा था। सेक्शन 10AA का डिडक्शन आपको 115 BAC में नहीं मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ एएमटी की भी बात कर लेते हैं। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं वो 115 BAC में एप्लीकेबल नहीं होंगे। अच्छा, देन आईएफओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे दो एग्जेम्पशंस हैं। सबसे पहले, जब भी माइनर की इनकम को क्लब किया जाता है तो जिस भी पेरेंट की इनकम विदाउट इंक्लूडिंग माइनर चाइल्ड इनकम हायर होती है, उसकी इनकम में माइनर की इनकम को क्लब किया जाता है। और जब भी किसी पेरेंट की इनकम में माइनर की इनकम को क्लब किया जाता है, 1500 रुपीज का एग्जेम्पशन पेरेंट को मिलता है। दैट मीन्स एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट। तो वो एग्जेम्पशन भी आपको 115 BAC में नहीं मिलेगा। एंड डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस जो एमपीज और एमएलएस को दिया जाता है, उस पर भी आपको जो एग्जेम्पशन मिलता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। ना, हमने सैलरी की बात कर ली, हाउस प्रॉपर्टी की कर ली, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। दैट मींस 5 हेड्स का जो इंपैक्ट आने वाला है 115 BAC की वजह से, 5 हेड्स पे जो इंपैक्ट आने वाला है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। एक चीज रह गई है, दैट इज अगर सैलरी चैप्टर की बात करें तो सैलरी चैप्टर से आपको डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 16। ठीक है, मैंने आपको इंपैक्ट बता दिया आपका अलाउंसेस पे, देन आपके परकोसिट्स पे। जहां पे बात नहीं हो रही है दैट मींस वहां पर ओल्ड और न्यू रिजीम बिल्कुल समान रूप से चलती है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, डिडक्शंस जो आपको सैलरी से मिलते हैं, देयर आर 3 डिडक्शंस बेटा। वन इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपीज मिलता है, एंड न्यू टैक्स रिजीम दैट इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 75,000 रुपीज मिलता है, राइट। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, बट 115 BAC में ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट इज, इट इज नॉट अलाउड। इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर? चलो, तो ये तो हेडवाइज हो गया। अब डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। डिडक्शंस कौन से? आपके चैप्टर 6A के डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो चैप्टर 6A से मिलने वाले जितने भी डिडक्शंस हमने पढ़े, 80C, 80CCC, देन हमारा 80D, 80DD, 80E, 80EE एंड सो ऑन, दैट इंटायर लिस्ट,
इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको गिनती के सिर्फ 3 डिडक्शंस मिलेंगे, दैट इज 80CCD सबसेक्शन 2। जब भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है आपके नेशनल पेंशन स्कीम में, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले सैलरी में ऐड किया जाता है, इट इज टैक्सेबल एज सैलरी, एंड उसका जो डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का, वो आपको ओल्ड में भी अवेलेबल है और न्यू में भी अवेलेबल है। इसी तरीके से आपका 80CCH सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन टू दी अग्निपथ स्कीम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो अग्निवीर की सैलरी में ऐड किया जाता है, एंड देन उसको डिडक्शन मिलता है 80CCH सबसेक्शन 2 में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, ओल्ड में भी मिलेगा एंड डिफॉल्ट में भी मिलेगा। एंड वी हैव 80JJAA, न्यू एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने पर जो आपको डिडक्शन मिलता है वो आपको ओल्ड में भी मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा। सो दीज वर दी सर्टेन चेंजेस इन द लास्ट मिनट, प्लीज ये चीजें ध्यान रख लेना क्योंकि इन्हीं में आप गलती करते हो। देन वी हैव सर्टेन पॉइंट्स, इनको फटाफट देख लेते हैं। Assessee cannot set off any brought forward loss or unabsorbed depreciation attributable to deduction referred above। अच्छा, ऊपर के मिलने वाले जो exemptions deductions थे वही अलाउड नहीं है, तो नाउ इनसे रिलेटेड कोई भी लॉस जो है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है, जो आप बॉट फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं, राइट। एंड हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अगर हम बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस था, अगर आपने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लिया, सेट ऑफ चैप्टर से बात करें, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लिया है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर लेते थे, बट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉसेस को आप दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नाउ नो डिडक्शन और एग्जेम्पशन फॉर अलाउंस और परमिशन प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, दैट इज जस्ट अ रीड। एंड इंडिविजुअल्स एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के ऊपर 115 बीएसी अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ लास्टली वी हैव द टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। देखो अब ये ध्यान से सुनना, अगर कोई असेसी है जिसकी पीजीबीपी हेड की कोई इनकम नहीं है, दैट मींस दैट पर्सन इज नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो उस पर्टिकुलर केस में वो जो पर्सन है अगर वो पीजीबीपी की इनकम उसकी नहीं है, तो उसका जो रेगुलर टैक्स रिजीम के लिए अगर उसको ऑप्ट करना है तो वो जब रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले वो ऑप्ट कर सकता है कि वेदर आई शुड गो फॉर नॉर्मल प्रोविजंस और आई शुड गो फॉर 115 बीएसी। हर साल वो चूज कर सकता है, उसके लिए जो भी बेनिफिशियल है उसके हिसाब से वो उस रिजीम में टैक्स पे कर सकता है, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल for those persons who are not having income from PGBP, ठीक है, that is such person may decide whether to pay tax under default tax regime or exercise the option of shifting out and pay tax under the normal provisions of the act, ठीक है। अच्छा, अगर उस पर्सन की पीजीबीपी की इनकम होती है तो क्या करेंगे, पीजीबीपी की इनकम होती है तो क्या करेंगे, तो अगर वो बंदा रेगुलर टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना है, रिटर्न फाइलिंग से पहले वो एक्सरसाइज करेगा, सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल अप्लाई फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। भाई आने वाले सालों में भी अगर उसने एक बार शिफ्ट आउट कर दिया है तो हर बार वो नॉर्मल प्रोविजंस में ही रहेगा। हाउएवर द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज फॉर रेगुलर टैक्स रिजीम कैन बी, अब एक बार नॉर्मल में आ गए हो तो नॉर्मल से निकल के वापस अगर डिफॉल्ट में जाना है तो वो अब एक ही बार कर पाओगे, एंड उसके बाद दैट मींस देयर आफ्टर द पर्सन शैल नेवर बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ रेगुलर टैक्स रिजीम टिल द टाइम हैविंग, जब तक उसके पास पीजीबीपी हेड की इनकम है वापस वो डिफॉल्ट में आके नॉर्मल प्रोविजंस में नहीं जा पाएगा, राइट। सो दिस वाज अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ योर 115 बीएसी। नाउ यहां पर मैं आपको 87A की रिबेट के बारे में भी बता देती हूं। जब हम बात करते हैं 87A की रिबेट के ऊपर, तो नॉर्मल प्रोविजन में ये रिबेट अगर आपकी टोटल इनकम किसके लिए एप्लीकेबल होती है, हमारे रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, अगर टोटल इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक है तो वॉट एवर इज योर टैक्स, ठीक है, और 12,500 विच एवर इज लेस उतना आपको रिबेट मिल जाता है। अच्छा, अगर हम 115 बीएसी में रिबेट की बात करें, ठीक है, 115 बीएसी में रिबेट की बात करें तो क्या ये रिबेट अवेलेबल है, हाँ, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो वॉट एवर इज योर टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस उतना आपको रिबेट मिल जाता है, किसको, रेसिडेंट इंडिविजुअल को। अच्छा, यहां पर मार्जिनल रिबेट का भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मार्जिनल रिबेट का भी कॉन्सेप्ट था। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 7,15,000 रुपए, तो इसमें हमने पढ़ा था बेटा, इसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर आपकी इनकम मार्जिनली 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर है तो भी आपको 87A की रिबेट मिलेगी क्या, हाँ, हमने कुछ स्टेप्स देखे थे। तो पहला स्टेप था कि आप देखो 7 लाख के ऊपर कितनी इनकम है, इनकम
एक्सेस ऑफ 7 लाख। 7 लाख से कितनी ऊपर है इनकम भैया? 7 लाख तक इनकम होती मेरी तो मुझे रिबेट मिल जाती। अब मेरी इनकम 7 लाख से कितनी ऊपर है? 15,000 रुपए। दिस विल बी योर स्टेप ए, मान लो इसको। नाउ स्टेप बी वुड बी कैलकुलेट टैक्स ऑन द इनकम जो आपको दिया हुआ है, टैक्स ऑन 7,15,000 रुपीज। तो 7,15,000 पे अगर आप टैक्स निकालोगे तो 7 लाख तक तो हमारी टैक्स रेट 5% है, 7 लाख के ऊपर वो हो जाएगी 10%। सो आई थिंक दिस वुड बी कमिंग एज 21,500। तो हमने ये देखा था कि यहां पर क्योंकि बी आपका ए से ज्यादा है तो यहां पर आपको रिबेट कितनी मिल जाएगी? आपको रिबेट कितनी मिल जाएगी? डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपको रिबेट मिल जाएगी बेसिकली दैट वुड बी 6,500। ये रिबेट मिल गया तो आपका एक्चुअल टैक्स पेबल कितना आ जाएगा? योर टैक्स पेबल विल बी 21,500 एक्चुअल आ रहा है, 6,500 की रिबेट मिल गई, दैट मीन्स 1,500 आपका टैक्स पेबल है, प्लस 4% इसमें ऐड कर दो, 15,000 प्लस 4% दैट इज 15,600 इज योर टैक्स पेबल। तो यहां पर आपका 115 बीएससी का ओवरऑल इंपैक्ट आपके इनकम टैक्स के एरिया पे जो लगने वाला है वो हमने फटाफट डिस्कस कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल रिबेट एमसीक्यू या किसी भी एरिया में आने के चांसेस है, क्योंकि जब से मार्जिनल रिबेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद से इसके ऊपर कोई ऐसा एमसीक्यू या किसी भी तरीके के क्वेश्चन पे इंपैक्ट एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। राइट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द जीएसटी अमेंडमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से देखेंगे हमारे सितंबर 25 के लिए लाए गए जो भी अमेंडमेंट एरियाज हैं उनके ऊपर एक बार क्विकली हम बात करेंगे। अब देखो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पैरा 9 और पैरा 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं फटाफट आपके सामने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बोथ द पैरास बेटा, पैरा 9 और पैरा 10। फटाफट इसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से रिकॉल करते हैं। पैरा 9 जो है वो को इंश्योरेंस अग्रीमेंट का है। नाउ व्हाट इज को इंश्योरेंस अग्रीमेंट? सी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। जब भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई बिजनेस आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल नीता अंबानी जी जो हैं उन्होंने अपने घर को, जो कि बहुत ही लग्जूरियस हाउस है, उससे अच्छा हाउस इंडिया में नहीं है, तो भैया इंश्योरेंस तो निकालना पड़ेगा। इन्होंने अपने घर का इंश्योरेंस निकलवाया लेट्स से फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई के साथ, ठीक है। तो जो सम एश्योर्ड है वो 500 करोड़ का है, जिसका एनुअल प्रीमियम 10 करोड़ है। तो आईसीआईसीआई के पास इतना बड़ा बिजनेस आया, आईसीआईसीआई ने नीता अंबानी जी को कहा कि भैया क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है, ये रिस्क मैं आगे को इंश्योरेंस अग्रीमेंट करके एचडीएफसी के साथ शेयर करूंगा। तो इन्होंने बताया कि भैया देखो, जो 500 करोड़ का सम एश्योर्ड है 60% की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, 40% जो है मैं अपने रिस्क को कवर करने के लिए को इंश्योरेंस अग्रीमेंट एंटर करूंगा एचडीएफसी के साथ। नीता अंबानी जी ने कहा अरे मुझे क्या लेना देना, आप मुझे ये बताओ कि मुझे साल भर में प्रीमियम कितना पे करना है। तो इन्होंने बता दिया कि भैया आपको 10 करोड़ पे करना है प्लस जीएसटी पे करना है। तो आईसीआईसीआई के पास नीता अंबानी जी के द्वारा 10 करोड़ प्लस जीएसटी आ गया। अच्छा, क्या ये जीएसटी आईसीआई जाके गवर्नमेंट को पे कर देगा? हाँ। तो जब एक बार 10 करोड़ के प्रीमियम पे जीएसटी का पेमेंट आईसीआईसीआई ने जाके सरकार को पे कर दिया है, तो अब ये 10 करोड़ के प्रीमियम का अपोर्शनमेंट, क्योंकि रिस्क शेयर करिए 40%, तो 10 करोड़ में से प्रीमियम भी तो शेयर करोगे। जी हाँ, तो ये जब आप प्रीमियम को अपोर्शन करोगे किसको? एचडीएफसी को, तो यहां पर ये जो 4 करोड़ रुपए, क्या इस पर जीएसटी आएगा? नहीं आएगा। यही अमेंडमेंट है। देखो, एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, जो को इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, बाय लीड इंश्योरर। कौन है लीड इंश्योरर? आईसीआईसीआई। टू दी को इंश्योरर, को इंश्योरर कौन है? एचडीएफसी। फॉर इंश्योरेंस सर्विसेज jointly supplied by lead insurer and co-insurer under the co-insurance agreement subject to the condition that the lead insurer म्हणजे आईसीआईसीआई जो लीड इंश्योरर है उसने सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी जो भी एप्लीकेबल है इंटायर प्रीमियम अमाउंट पे गवर्नमेंट को पे कर दिया हो। अगर उसने पे कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर आईसीआईसीआई ने पूरे 10 करोड़ पर जीएसटी जाके सरकार को पे कर दिया है, तो नाउ जो ये को इंश्योरेंस अग्रीमेंट के अंदर आईसीआईसीआई अपने एचडीएफसी बैंक को, दैट मींस यहां पर हमारे को इंश्योरर को
प्रीमियम का अपोर्शनमेंट करेगा, उस अपोर्शनमेंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दैट मीन्स ये जो 4 करोड़ रुपए का प्रीमियम अपोर्शन कर रहा है आईसीआईसीआई एचडीएफसी को, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट पैरा 9 एंड पैरा 10 हमारा क्या है, दैट इज री इंश्योरेंस का केस। नाउ री इंश्योरेंस क्या होता है, फटाफट इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा। देखो होता क्या है, इसी एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ते हैं। नीता अंबानी जी ने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, 500 करोड़, प्रीमियम 10 करोड़ है। यहां पर इंश्योरेंस इन्होंने आईसीआईसीआई के साथ करवाया ना। नीता अंबानी जी और आईसीआईसीआई के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उसके तहत आईसीआईसीआई ने नीता अंबानी जी को कहा कि भैया आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का जो साल भर का प्रीमियम आएगा वो आएगा 10 करोड़ प्लस जीएसटी। नीता अंबानी जी ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको पेमेंट भी कर दूंगी और जीएसटी का भी पेमेंट कर दिया। आईसीआईसीआई के पास ये पेमेंट आ गया, आईसीआईसीआई ने जाके 10 करोड़ पर जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये तो हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि खत्म हो चुका है। अब आईसीआईसीआई ने क्या करा, अब आईसीआईसीआई को क्या लग रहा है, यहां पर आईसीआईसीआई री इंश्योरेंस का सोच रहा है। को इंश्योरेंस में क्या होता है, दो पार्टीज मिलके रिस्क कवर करते हैं। आईसीआईसीआई ने क्या करा, उसने इस पॉलिसी का आगे री इंश्योरेंस निकाला, किसके साथ, एचडीएफसी के साथ। ठीक है, नीता अंबानी जी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। नीता अंबानी जी को पता है कि भैया उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी एंटर करी है आईसीआईसीआई के साथ। ठीक है, आईसीआईसीआई ने अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पॉलिसी का री इंश्योरेंस निकाला। अच्छा, री इंश्योरेंस कैसे निकाला, उन्होंने पूरा पॉलिसी का जो बिजनेस था पूरा का पूरा एज इट इज एचडीएफसी को सौंप दिया। मतलब नीता अंबानी जी आईसीआईसीआई के पास गई अपना रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए और आईसीआईसीआई आगे एचडीएफसी के पास गया ताकि वो भी सेफ फील करे। तो उसने पूरा का पूरा बिजनेस एज इट इज 10 करोड़ प्लस जीएसटी एचडीएफसी को दे दिया। अब आईसीआईसीआई एचडीएफसी को बोलेगा भाई देखो मैं तुम्हें इतना बड़ा बिजनेस दे रहा हूं तो कुछ तो कमीशन बदले में मैं भी चार्ज करूंगा। तो इस कमीशन को बोला जाता है सीडिंग कमीशन। लेट्स से आईसीआईसीआई ने 50 लाख रुपए जो है वो एज ए सीडिंग कमीशन चार्ज करे। तो अब देखो समझो, आईसीआईसीआई जब एचडीएफसी को बिजनेस दे रहा है तो आईसीआईसीआई कितना पेमेंट करेगा, 10 करोड़ देगा प्लस जीएसटी देगा एचडीएफसी को। तो अगर एचडीएफसी इस पूरे 10 करोड़ पर जीएसटी जाके गवर्नमेंट को पे कर दे, गवर्नमेंट को जाकर के पे कर दे, तो एचडीएफसी को भी तो ये बिजनेस लेने के लिए 50 लाख रुपए का सीडिंग कमीशन किसको पे करना पड़ेगा, आईसीआईसीआई को, क्योंकि आईसीआई ने तो पूरा धंधा ही आपको दे दिया ना। तो यहां पर क्या बोला गया, अगर री इंश्योरेंस अग्रीमेंट में आपने री इंश्योरर को, जिसके साथ आपने री इंश्योरेंस अग्रीमेंट एंटर करा है, उसको पूरा का पूरा क्या आपने टैक्स अलोंग विद द प्रीमियम पे करा है और वो टैक्स जाके आपका गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, तो एचडीएफसी अगर 10 करोड़ पर जितना भी टैक्स है जाके सरकार को पे कर देता है तो बाद में आईसीआईसीआई 10 करोड़ में से 50 लाख रुपए माइनस करके, क्योंकि 50 लाख भाई पहले आईसीआईसीआई 10 करोड़ दे फिर बाद में एचडीएफसी 50 लाख ट्रांसफर करे, तो बेवकूफी हो गई। तो भैया नेट ही कर दो, नेट ही कर दो। तो यहाँ पे नेट कर दिया तो अब ये 50 लाख पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी एचडीएफसी ने 10 करोड़ का जीएसटी सरकार को जमा करवा दिया। दैट इज द केस विद द पैरा नंबर 10। दैट मीन्स सर्विसेज कौन दे रहा है, री इंश्योरर टू री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द री इंश्योरेंस प्रीमियम। री इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे कर रहा है, आईसीआईसीआई पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है, एचडीएफसी को पे कर रहा है। तो वो कमीशन कितनी कमीशन कितनी थी, 50 लाख रुपए। री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, 10 करोड़ रुपए। तो भैया कमीशन काट के ही पेमेंट कर दो ना, और ये जो कमीशन आप डिडक्ट करोगे इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ऑन दी कंडीशन की जितना भी आपका जीएसटी था, चाहे वो सीजीएसटी, एसडीएसटी, आईटीजीएसटी, यूटीजीएसटी, वॉट एवर इट इज, ऑन द ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेबल बाय द इंश्योरर टू री इंश्योरर हैज बीन पेड टू गवर्नमेंट। दैट मीन्स एचडीएफसी ने पूरे 10 करोड़ पर जीएसटी सरकार को पे कर दिया होगा, ये कंडीशन है। तभी हम कहेंगे कि हाँ ये 50 लाख का जो सीडिंग कमीशन है इस पे अब आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सप्लाई चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट 2 अमेंडमेंट जो हमने कवर करे। नाउ इसके बाद देखो क्या हमारे लिए अमेंडमेंट था, एक क्लैरिफिकेशन आया था पीनल चार्जेस बाय बैंक। ना बैंक अगर पीनल चार्जेस डिडक्ट करता है ऑन दी कंडीशन की आपने लोन की कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस जो हैं वो पूरी नहीं करी हैं, तो क्या ये पीनल चार्जेस हैं, इन पर जीएसटी लगना चाहिए। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन आया बेटा, और क्लैरिफिकेशन ये था कि पीनल चार्जेस जो हैं हमारे
पीनल चार्जेस जो हैं वो टॉलरेंस चार्जेस की तरह नहीं देखे जाते हैं। टॉलरेंस चार्जेस म्हणजे दैट मीन्स यहां पर आप इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे एज पर शेड्यूल 2 की ये टॉलरेंस चार्जेस हैं, टॉलरेंस चार्जेस हैं जिसके लिए एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अग्रीमेंट होना चाहिए। सो ऐसा कुछ भी नहीं माना गया, तो इसको टॉलरेंस चार्जेस की कैटेगरी में नहीं देखा गया। तो ये जो पर्टिकुलर चार्जेस बैंक चार्ज करता है फॉर द कंडीशन कि आपने लोन टर्म्स और अग्रीमेंट्स के साथ कंप्लाई नहीं करा, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। सो सप्लाई चैप्टर का अमेंडमेंट था। नाउ चार्ज ऑफ जीएसटी में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना। स्पॉन्सरशिप सर्विस, हमने पहले स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में क्या देखा था, कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो था बाय एनी पर्सन। अच्छा, एनी पर्सन में इन्होंने कर दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। अच्छा, रेसिपेंट कौन हो सकता है, वो तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो आरसीएम में बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेंगे। एंड नेक्स्ट वाज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग म्हणजे कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात समझी थी। देखो, कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देने वाला बंदा अगर रजिस्टर्ड है तो रेसिपेंट चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। बट अगर सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, दैट मीन्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो रेंट पर दे रहा है, रेंट पे देने वाला बंदा अगर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपेंट पर्सन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। बट द अमेंडमेंट इज रेसिपेंट जो है ना वो अदर देन कॉम्पोजिशन लेवी वाला होना चाहिए। दैट मीन्स अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स की बात ही नहीं आएगी। बट सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, और रेसिपेंट रजिस्टर्ड है नॉर्मल वाला, कॉम्पोजिशन लेवी वाला नहीं, तो नॉर्मल वाला बंदा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर लेगा, ठीक है। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। दोनों अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये तो एक रीड अमेंडमेंट है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको हम लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं मानते हैं, कि नॉट बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी ना। रिकवरी और पेनल्टी का एक पर्टिकुलर एरिया हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन है ये बिलीव करने के लिए आपने कॉम्पोजिशन लेवी ले लिया है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2A, ठीक है, डिस्पाइट नॉट बीइंग एलिजिबल, मतलब आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी आप कॉम्पोजिशन में टैक्स पे कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और ये जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं वो आपके ऊपर अप्लाई करेंगी। जहां पर 73 74 तो हम हर जगह देखते थे, फाइनल में आप पढ़ेंगे वहां पर 74A भी इंसर्ट कर दिया गया है। चलो ना, एक क्लैरिफिकेशन आया है प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। नाउ क्लैरिफिकेशन जो है वो इनवॉइस चैप्टर से लिंक्ड है। देखो, इनवॉइस चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि इनवॉइस के अंदर, ठीक है, अगर आपका अगर हम बात करें रेसिपेंट की डिटेल्स को मेंशन करने के लिए, ठीक है, तो रेसिपेंट की डिटेल इनवॉइस में मेंशन होनी चाहिए। बट अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका 50,000 से ज्यादा है तो हम रेसिपेंट का स्टेट, उसका कोड, उसका एड्रेस मेंशन करते थे, ठीक है। बट 50,000 से कम है तो रेसिपेंट चाहे तो मेंशन करेंगे। बट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है, जो भी आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जैसे कि सप्लाई ऑफ ऑनलाइन या डिजिटल सर्विस, OIDAR सर्विस, ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन सारे केसेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ भी हो आपको रेसिपेंट का स्टेट आपके इनवॉइस में मेंशन करना जरूरी है। दैट मींस इन द फॉलोइंग केसेस, जब भी आप सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, सप्लायर्स को मैंडेटरली रिकॉर्ड करना है रेसिपेंट का स्टेट का नाम इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेट आप प्लेस ऑफ सप्लाई जो है डिटरमाइन करेंगे, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सेट सर्विस वुड बी लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट, क्योंकि रेसिपेंट का स्टेट आप मेंशन कर रहे हो इनवॉइस में, तो उसका जो रेसिपेंट का लोकेशन है उसके बेसिस पे आप अपना प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, राइट। चलो, टाइम ऑफ सप्लाई में भी एक अच्छा अमेंडमेंट है। टाइम ऑफ सप्लाई में भी एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट था, और वो ये है कि जब टाइम ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन करते हैं एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नॉर्मली हम क्या देखते थे, डेट ऑफ पेमेंट। नाउ डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, पहले सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, देखो आपको याद होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपेंट होता है वो सेल्फ इनवॉइस रेज करता है, राइट। तो सेल्फ इनवॉइस रेज करने के लिए आपके ऊपर टाइम लिमिट नहीं थी, तो इसके ऊपर भी अमेंडमेंट लाया गया है। पहले आपको वो अमेंडमेंट भी मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको ये पर्टिकुलर टाइम ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ना, जब भी कोई रेसिपेंट लायबल है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
अगर उसने किसी भी तरीके के गुड्स या किसी भी तरह की सर्विसेज अवेल करी है किससे, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, ठीक है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, म्हणजे रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिपेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रहा है। अब यहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड माना जाएगा, अच्छा वो लोग भी जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग द टैक्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जो भी लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग द टैक्स अंडर सेक्शन 51, उनको भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर की कैटेगरी में माना जाएगा। तो ऐसा कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी रेसिपेंट को गुड्स या सर्विसेज देता है तो रेसिपेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा, और आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करोगे तो आप सेल्फ इनवॉइस इशू करते हो। अच्छा ये इनवॉइस कब तक इशू करना है, इसके ऊपर अमेंडमेंट आया है जहां पे रूल 47A क्लैरिटी देता है कि जहां जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपेंट इनवॉइस इशू कर रहा है उसको कितने दिन में इनवॉइस इशू कर देना है, उसको 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या सर्विस। तो यहां पर अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई में सर्विसेज के केस में जो ये अमेंडमेंट आया है, ये अमेंडमेंट अब आप समझ पाओगे। नॉर्मली डेट ऑफ पेमेंट या 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर था, बट अब जहां जहां पर सप्लायर इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, तो रेसिपेंट इनवॉइस इशू करेगा, and the date of issue of invoice by the recipient in case where invoice is to be issued by the recipient. So normally date of payment जब भी आप प्रोविजन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, एग्जाम में हो सकता है रेसिपेंट वाला पॉइंट क्वेश्चन में ना पूछ रहा हो, बट आप तीनों पॉइंट लिखेंगे, डेट ऑफ पेमेंट 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर उन केसेस में जहां पे इनवॉइस सप्लायर को इशू करना है, या डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपेंट उन केसेस में जहां पे इनवॉइस रेसिपेंट को इशू करना है, whichever is earlier would be the time of supply in case of services under RCM। और ये सारी कंडीशन से भी टीओएस नहीं डिटरमाइन हो रहा है, तो जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी है वो आपका टीओएस हो जाएगा। राइट नाउ एग्जामिशन चैप्टर में कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है इस बार। एंट्री 25A के अंदर इन्होंने क्या करा है, देखो किसी भी तरह की सर्विसेज जो दी जा रही है बाय वे ऑफ गिविंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग ऑफ मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स, इशूइंग डुप्लीकेट बिल्स, ठीक है, विच आर इंसिडेंटल हैं या एंसिलरी हैं for the supply of transmission or distribution of electricity by electricity transmission or distribution utilities to their customers। तो यहाँ पे बीच में इन्होंने और इंसर्ट करा है, तो ये सारी चीजें भी इस एंट्री में कवर हो जाएंगी, दैट मीन्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। नाउ दिस इज जस्ट अ रीडिंग एंट्री जहां पे इन्होंने बोला है सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट against contribution made by insurer out of the premium collected। Now you can just read this particular part। entry 69A के अंदर एक particular point और add किया गया है, किसी भी तरह की सर्विसेज अगर ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अगर देता है तो दैट वुड बी exempt, राइट। नेक्स्ट इज अगर प्योर सर्विसेज की हम बात करें, प्योर सर्विसेज कौन सी, हमने पढ़ा था कि प्योर सर्विसेज वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर प्योर सर्विसेज दी जाती है जहां पे गुड्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहां पे कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो यहां पर जो भी सर्विसेज मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर्स में, तो अगर आपने मैनेजमेंट सर्विसेज दी हैं तो यहाँ पर एक क्लैरिटी आई बेटा, ये क्लैरिटी ये है कि जो मैनेजमेंट सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, ये कवर नहीं हो पाएंगी इन दी एंट्री 3A, ठीक है, इन दी एंट्री नंबर 3A। रीजन बीइंग यहाँ पर जीएसटी लगेगा, बिकॉज जो भी मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, ये हमारे किसी भी तरह की फंक्शंस जो कि इंटरेस्ट किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 243W वो नहीं माने जाएंगे। कुल मिलाकर के जो एंट्री 3A है वो समझो, एंट्री 3A क्या कहता है, जो भी सर्विसेज आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को देते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ दी फंक्शंस जो माने गए एज पर दी पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 234G या 234W, तो उस वो प्योर सर्विसेज हैं अगर, तो दे आर एग्जेम्प्ट। बट यहाँ पर वो सर्विसेज नहीं मानी गई हैं बिकॉज ये आपने as per these are not in compliance with the municipality under article 243W। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी सर्विसेज मैनेजमेंट सर्विसेज आप दिल्ली हेडक्वार्टर दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे रहे हो उस पर जीएसटी लग जाएगा। इज इट क्लियर? चलो ना एक लास्ट ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आईटीसी के अंदर। ना आईटीसी के अंदर जो अमेंडमेंट आया है
वो आया है विथ रिस्पेक्ट टू, हमने कंडीशन पढ़ी थी आईटीसी की कि गुड्स आपको रिसीव हो जाने चाहिए, वन ऑफ द कंडीशंस फॉर क्लेमिंग दी क्रेडिट, ठीक है। तो उसमें ये क्लैरिफिकेशन आया, जो हमारे ये एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी हमारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दैट मीन्स फैक्ट्री वाले जो गाड़ियां बनाते हैं, तो ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि फैक्ट्री के गेट पर जब इन्होंने ये गाड़ियां ऑटोमोबाइल डीलर्स के जो रिस्पेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, दैट मीन्स जो ट्रांसपोर्ट करके गाड़ियां डीलर्स के पास पहुंचाते हैं, जैसे ही मैन्युफैक्चरर ने ये गाड़ी हैंड ओवर कर दी ट्रांसपोर्टर को, ना ट्रांसपोर्टर चाहे मैन्युफैक्चरर ने अरेंज किया हो किसके लिए, रेसिपेंट के लिए, जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स डीलर हैं, या रेसिपेंट में खुद अरेंज कराओ, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पे, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर का काम है सिर्फ गाड़ियां बनाना, भाई ट्रांसपोर्टेशन आपको खुद अरेंज करना है, तो डीलर या तो खुद अपना ट्रांसपोर्टर अरेंज कर देता है, या वो मैन्युफैक्चरर को बोल देता है भाई मैं पैसे पे कर दूंगा, आप अरेंज कर दो, राइट, वॉट एवर इज द केस। यहां पर जो ये हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, ये गाड़ी हैंड ओवर कर देते हैं किसको, ट्रांसपोर्टर को। तो मान लिया जाता है दैट जिस दिन गाड़ी हैंड ओवर कर दी है ट्रांसपोर्टर को, उस दिन डीलर ने उस गाड़ी को रिसीव कर लिया है, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन इज गुड्स आपको रिसीव हो जाने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग दी आईटीसी। तो यहाँ पे बोला ये गया, क्लैरिफिकेशन सीधा पढ़ते हैं, इन सच सिनेरियो प्रॉपर्टी इन द सेट गुड्स विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है, onto the dealer by the original equipment manufacturer upon handing over the goods to the transporter। भैया जैसे ही ट्रांसपोर्टर को आपने गाड़ियां दे दी फैक्ट्री गेट पे, सप्लाई जो है खत्म हो गई, मान लिया जाएगा सप्लाई हैज बीन फ्रक्टिफाइड, फ्रक्टिफाइड मतलब सप्लाई वहीं खत्म हो गई है, एंड जो हमारे डीलर्स हैं, भले गुड्स अभी ट्रांसपोर्टर किसके पास हैं, ट्रांसपोर्टर ट्रांजिट में गुड्स लगाएंगे और थोड़े दिन बाद गुड्स डिलीवर होंगे, पर जैसे ही फैक्ट्री गेट पे ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर दिया, मान लिया जाएगा कि जो ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं उन्होंने ये गुड्स रिसीव कर लिए हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन है जो आपको रीड करना है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट हमने देख लिया है ना, कुछ मेजर अमेंडमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आया है कि क्लैरिफिकेशन जो ये ड्राइड पेपर और रेजन्स है ये भी हमारे कल्टिवेशन ऑफ लैंड माने जाएंगे, इवन 1 सेकेंड, कल्टिवेशन ऑफ लैंड माने जाएंगे, सप्लाइंग ड्राइड पेपर एंड रेजिन्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड माने जाएंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। रूल 16 ग्रांट ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है बट उसको पेमेंट करना है, तो उस केस में पीओ क्या करता है, टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करता है, ठीक है। फॉर एप्लीकेंट्स हु डोंट चूज आधार ऑथेंटिकेशन, भैया अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो अब आपको फैसिलिटेशन सेंटर पे जाना पड़ेगा, फोटोग्राफ जो है आपको देना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर आपको फैसिलिटेशन सेंटर पे वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, उसी के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, सक्सेसफुल वेरिफिकेशन तभी माना जाएगा, राइट, ओके। नाउ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हो गया है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, जहां पे ये रिकवरी प्रोविजंस लगेंगे वहां पे 74A भी आ जाएगा। ई वे बिल के अंदर कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, आप एक बार ये रीड कर लीजिएगा, प्रोसेस टू जनरेट ई वे बिल बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। क्विकली अगर आप इसको रीड कर लेंगे, दिस विल बी ऑल डन एंड मोस्टली आई थिंक वी आर ऑल डन। अगेन अगर पेमेंट ऑफ टैक्सेस में बात करें तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, पहले आप सेल्फ असेस टैक्स और अदर ड्यूज जैसे इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, लेट फीस हो गया, प्रीवियस टैक्स पीरियड्स का डिस्चार्ज करते हैं, फिर करंट टैक्स पीरियड्स का, एंड देन किसी भी तरह की डिमांड जो है 73 में 74 में वहां पे 74A भी ऐड किया गया है। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, सो मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, अगेन यहाँ पर रिकवरी जो सेक्शंस होते हैं वहां पे 74A ऐड किया गया है। नेक्स्ट इज टीडीएस टीसीएस के अंदर द डिफॉल्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, अगर किसी भी तरीके का डिफॉल्ट है, अगेन 74A का रेफरेंस यहाँ पर भी ऐड किया गया है। रिटर्न वाले चैप्टर में भी अगर हम बात करें, फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, ना जो भी पर्सन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 51, बेटा ध्यान से सुनना, आपने जितना भी टैक्स ड्यूरिंग द मंथ डिडक्ट करा है, अगले महीने की 10 तारीख तक आप वो टैक्स सरकार को जमा करवाते हैं। दैट मीन्स यू हैव डिडक्ट दी टैक्स करा है तो आपको रिटर्न फर्निश करना पड़ता है, एंड ऑन बिफोर 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। नाउ इलेक्ट्रॉनिकली कॉर्मर पोर्टल के थ्रू, डायरेक्टली और फ्रॉम द फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई कर दी गई है कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, आपको रिटर्न भैया टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा और हर
टैक्स पीरियड का रिटर्न भी फर्निश करना पड़ेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में डिडक्शंस करे हैं या नहीं करे। देखो करे हैं तो अब तो करना ही है, नहीं करे हैं तब भी आपको नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपको रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। एक ये छोटी सी बात यहाँ पर है। एंड जो हमने एक रूल पढ़ा था रूल 88D, उसके रिस्पेक्ट में भी 74A का रेफरेंस जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। सो इन ऑलमोस्ट in almost 40 to 45 minutes we have taken the entire GST amendments with example, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मिस ना कर जाएं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपके सामने हर तरह की जो चीजें आपको एग्जाम में जाने से पहले समझनी चाहिए थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, कि टैक्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं, टैक्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपके सामने 1.5D का फ्लो भी मैंने आपको दे दिया था। इन दिस लास्ट मोमेंट आई जस्ट वांट टू से बेटा कि हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है। प्लीज खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद को ये बार बार बोलो कि मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब आता है। Again, I would say a calm mind can think way more better than a than a mind जिसको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है अरे यार पता नहीं क्या होगा, मैं लिख पाऊंगा या नहीं। तो ऐसे केसेस में आप अक्सर गलतियां करते हैं और ये वो समय नहीं है जब हम गलतियां करें। बस थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, एग्जाम ही है और आप बहुत अच्छे से अपना पेपर देकर आएंगे। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। होपिंग कि आप इस पेपर को बहुत अच्छे से डील करेंगे। एंड बी काम, डोंट बी नर्वस, एंड एट द एंड मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सब बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस